So next example, find the number of all 1 functions from set A 1 2 3 to itself. अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने जितने भी आज तक रिलेशंस एंड फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, मैंने आपको हमेशा यही समझाया कि सबसे पहले आप अपने फंक्शन या रिलेशन को अच्छे से समझो। अब देखो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, फ्रॉम ए टू ए टू इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब ए के साथ ही वो, मतलब कि हमारा फंक्शन जो है वो ए टू ए ही डिफाइन है। अब आपको पता है हमारा फंक्शन, अब ए सेट कैसा है हमारा 1 2 3, अब इधर कैसा होगा 1 2 3। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन में वो हमें क्या पूछ रहे हैं कि इस तरह के फाइंड नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शंस, ऐसे कितने 1 फंक्शन हम बना सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू ए। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से करना चाहते हो तो इसमें आपको दो बातों की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट 1 फंक्शन, और वो आपको पता है कि 1 फंक्शन किसको बोलते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। मतलब x मतलब a के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 2 3, इन सब की a में मतलब y में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए अगर ये फंक्शन 1 है तो 1 के बारे में आपको क्लियर है। हमने काफ़ी एग्जांपल्स भी किए हैं, हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए हैं। अब दूसरी वो बात क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल दी 1 फंक्शंस, मतलब हमें ऐसे सभी 1 फंक्शंस ढूंढने हैं जो ए टू ए डिफाइन है। मतलब वो अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब वो अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं। अब आपको पता होगा कि क्लास 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशंस। तो आपको इसमें कम्बिनेशन की तो बात तो नहीं कर रहे वो, बट इसमें आपको परम्यूटेशन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो आपको ये क्वेश्चन या एग्जाम्पल समझने में प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो अगर आप इसका एनसीईआरटी में सोल्यूशन देखोगे तो 2-3 लाइनों में ये क्वेश्चन खत्म है, बट मैं आपको अच्छे से समझाने की भी कोशिश करूंगा और इसको आपको मैं विजुलाइज करवाने की भी कोशिश करूंगा। अब देखो सबसे पहले देखो 1 फंक्शन किसको बोलते हैं, मैं आपको पहले भी समझाया कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई। तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, देखो ये 1 2 3 ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, मतलब ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, तो आपको पता है कि इसके सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, यहाँ पर भी कितने हैं, 3। तो अगर इन सब की डिफरेंट इमेज होगी, दैट मीन्स ना यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली रहेगा ना यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली रहेगा, मतलब ये सभी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अटैच होंगे, ठीक है। तो ये तो होगी 1 की बात। अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट की, तो मैं आपको अरेंजमेंट भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मान लो ये 1 है, ठीक है, आपको पता है ये 1 है। अब ये 1 के साथ भी अटैच हो सकता है, 2 के साथ भी अटैच हो सकता है, 3 के साथ भी अटैच हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब देखो अगर ये 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ अटैच हो सकता है, तो देयरफॉर देखो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 1 कैन अटैच विद, मतलब 1 जो है वो कितने एलिमेंट्स के साथ अटैच हो सकता है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, 3 एलिमेंट्स के साथ। आपके सामने ही है। अब जो बात मैंने लिखी है यही बात एनसीईआरटी में भी लिखी है, और इसको मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ, विजुलाइज करवाने की भी कोशिश करता हूँ। अब देखो 1 जो है वो 1 के साथ भी अटैच हो सकता है, 1 2 के साथ भी अटैच हो सकता है, और 1 3 के साथ भी अटैच हो सकता है, जो मैंने आपको बोला कि 1 कैन अटैच विद 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अब 1 के बाद हम किसकी बात करेंगे, 2 की। अब देखो फिर यहाँ पर आते हैं। अब 2, चलो यहाँ पर समझाता हूँ। मान लो अगर ये केस है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपके सामने ही है, जो 2 है इसके सामने अब कितनी ऑप्शंस हैं, आपको पता है ये 1 फंक्शन है। तो 1 अगर फंक्शन है तो सबकी डिफरेंट इमेज होगी। अगर 1 की 1 इमेज है तो 2 के सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, मतलब 2 के साथ भी अटैच हो सकता है, और ये भी हो सकता है, एक केस और बनेगा यहाँ पर 1 2 3 1 2 3। अब ऐसा करते सभी में बना लेते हैं 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर भी बना लो आप 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर जो है, जो 1 है वो 2 के साथ अटैच है, अब यहाँ पर जो 1 है वो 3 के साथ अटैच है। अब देखो अब 2 के सामने 2 ऑप्शन है, वो 2 के साथ अटैच हो सकता है, 3 के साथ अटैच हो सकता है। सेम देखो 1 तो 1 के साथ अटैच ही है। अब 2 अगर ये भी तो सर 2 के साथ अटैच हो गया, अब ये भी तो हो सकता है कि 1 2 जो है वो 3 के साथ अटैच हो जाए,
टू के सामने दो ऑप्शन है, वो टू के साथ भी अटैच हो सकता है, वो थ्री के साथ भी अटैच हो सकता है। आप यहाँ पर देख लो, अब टू यहाँ पर देखो, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ। टू यहाँ पर वन के साथ भी अटैच हो सकता है, टू यहाँ पर थ्री के साथ भी अटैच हो सकता है, ठीक है। सेम यहाँ पर, अब टू यहाँ पर वन के साथ अटैच हो सकता है, अब टू यहाँ पर टू के साथ भी अटैच हो सकता है। तो हर एक केस में देख लो, यहाँ पर भी टू के सामने दो ही ऑप्शन है, वन और टू, यहाँ पर भी वन और टू। यहाँ पर कौन कौन सी ऑप्शन है, वन एंड थ्री, वन एंड थ्री। यहाँ पर कौन कौन सी ऑप्शन है, टू एंड थ्री, टू एंड थ्री। तो हर एक केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, टू कैन अटैच विद, किसके साथ अटैच हो सकता है, आप यहाँ पर लिखोगे टू एलिमेंट्स। अगर वन देखो, अगर वन किसी भी एक एलिमेंट के साथ अटैच हो जाए, मान लो वन के साथ या टू के साथ या थ्री के साथ, तो टू के पास हमेशा एक ही ऑप्शन, मतलब दो ही ऑप्शन बचेंगी, वो मतलब कोई भी ऑप्शन हो सकती है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि टू हमेशा दो ही एलिमेंट के साथ अटैच हो सकता है। अब देखो टू के बाद अब हम बात करेंगे थ्री की। अब देखो यहाँ पर थ्री के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो थ्री के साथ ही अटैच होगा। सिमिलरली इस केस में भी थ्री सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, टू के साथ। यहाँ पर भी थ्री के साथ, यहाँ पर भी थ्री सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वन के साथ। यहाँ पर भी देख लो थ्री सिर्फ टू के साथ ऑप्शन है, यहाँ पर भी देख लो थ्री सिर्फ वन के साथ ऑप्शन है। मतलब हर एक केस में क्या हो रहा है कि जो थ्री है, थ्री कैन अटैच विद, यहां पर आप लिख दो वन एलिमेंट। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो मेरा कहने का क्या मतलब है कि वन के सामने तीन ऑप्शन थी, तो अगर वन के सामने, अगर हमने वन से स्टार्ट किया, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, आप थ्री से भी स्टार्ट कर सकते हो। थ्री कैन अटैच विद थ्री एलिमेंट्स, टू कैन अटैच विद टू एलिमेंट्स, देन वन कैन अटैच विद वन एलिमेंट। आप कहीं से भी कर सकते हो, हमने यहाँ से किया तो इसको मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ आपको। तो वन के सामने तीन ऑप्शन थी, अगर वन के सामने तीन ऑप्शन थी तो वन किसी ना किसी के साथ अटैच होगा, तो टू के सामने दो ऑप्शन ही रहेंगी। अब टू भी किसी के साथ अटैच हो गया तो थ्री के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगी, तो वो उसी के साथ अटैच होगा। तो अब देख लो आपके सामने ही है, मैंने आपको विजुलाइज भी करवाया और यहाँ पर लिखा भी, ठीक है। अब देखो आप वैसे गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो इसके अलावा और कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है जिससे हमारा जो मतलब फंक्शन है वो 1 1 बनेगा। आप चाहे चेक कर लो, सभी में हमारा फंक्शन क्या है 1 1, सभी की डिफरेंट इमेज है। आप चेक कर लो 1 की 2, 2 की 1, 3 की 3, सभी की डिफरेंट इमेज है सभी केसेस में। तो इसलिए ऐसी मतलब कि 1 1 मैपिंग या 1 1 फंक्शन सिर्फ कितने पॉसिबल हैं, अगर 1 2 3 to 1 2 3 होगा 6। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, या आप परम्यूटेशन भी बोल सकते हो। देखो यहां पर कितनी ऑप्शन है, 3 फिर 2 फिर 1, तो कितने अरेंजमेंट आएंगे 6। आप इसको ये भी लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है 3 × 2 × 1। आपको याद होगा हमने फैक्टोरियल पढ़ा था। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 × 3 × 2 × 1। तो इस तरह से फैक्टोरियल काम करता है। तो बेसिकली आप ये लिख सकते हो, देखो आपके सामने है 1 3 के साथ अटैच हो सकता है, तो 2 के साथ, 3 1 के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आ गए 6। मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया और मैंने आपको विजुलाइज करके भी दिखा दिया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट A = 1 2 3 कोई सेट हमें गिवन है, देन शो दैट नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 and 2 3, ये कोई ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। अब यहाँ पर ना हमें कोई सेट गिवन है। अब पहली बात, यहाँ पर रिलेशन की बात हो रही है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन फंक्शन का था, अब ये जो क्वेश्चन है ये रिलेशन चैप्टर में से है, ठीक है। अब देखो रिलेशन कैसे डिफाइन है, A to A, ये सेट A है, उस पर रिलेशन हमारा डिफाइन है। अब आपको पता है कि ये जो रिलेशन डिफाइन होगा वो कैसे होगा, 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कंटेनिंग मतलब रिलेशन जो भी होगा उसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे 1 2 और 2 3। मतलब कोई भी रिलेशन जो भी बनेगा यहाँ पर उसमें 1 2 और 2 3
होने ही चाहिए, मतलब ये श्योर है, इसके बिना रिलेशन नहीं बनेगा। 1 2 और 2 3 होने चाहिए। विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। मतलब वो जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। और वो बोल रहे हैं कि ऐसे रिलेशन कितने बनेंगे, इज 3। मतलब ऐसे सिर्फ 3 रिलेशन ही बनेंगे और कोई भी रिलेशन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखो, सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है, एक बार आपको मैं क्लियर कर देता हूँ रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हर एक एलिमेंट का खुद से ही रिलेशन। अगर ऐसा होता है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेशन बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी का है तो उसके उल्टे का भी, मतलब अगर ए बी का रिलेशन है तो उसके उल्टे का भी होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। अब ट्रांजिटिव सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि इसमें ही हमें प्रॉब्लम आएगी आगे जाके। अब देखो, ए बी का रिलेशन है और बी सी का, अब बी और बी कॉमन होने चाहिए यहाँ पर। ये बात प्लीज़ इंपॉर्टेंट है इस वाले क्वेश्चन में, तो आपने ध्यान रखनी है, बी और बी कॉमन होने चाहिए। तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए और सी का भी होना चाहिए अगर वो रिलेशन ट्रांजिटिव है तो। ठीक है, अब आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो, इस एग्जाम्पल की भी जो एक्सप्लेनेशन है ना एनसीईआरटी में, वो काफ़ी शॉर्ट है और इस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस एग्जाम्पल को ना आपने बहुत ध्यान से समझना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो क्या कहते हैं, हाँ, पेशेंस। आपने बहुत पेशेंस से इस एग्जाम्पल को समझना है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ईजी बहुत है, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और इससे आपके काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को लेके। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एग्जाम्पल मतलब कि पेपर में या एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है ये भी, बट इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज़ आपने ये एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझना है। अब देखो, इस एग्जाम्पल को करने से पहले सबसे पहले ना अपना यहाँ पर ए क्रॉस ए लिख लो, क्योंकि आपको पता है रिलेशन जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ना, मतलब जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सबको आप लिख लो एक बार। आपको पता है 1 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना सकता है, 1 अब 2 के साथ, 1 अब 3 के साथ। सिमिलरली 2 1 के साथ, देखो 2 1 के साथ, 2 2 के साथ और 2 जो है वो 3 के साथ। अब से में 3 1 के साथ, 3 2 के साथ और 3 3 के साथ। अब ये जो मतलब साथ सेट लिखा है ना मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है क्वेश्चन को समझने के लिए। अब देखो, सबसे पहले अब देखो वो बोल रहे हैं कि जो भी रिलेशन बनेगा वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए और सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। और एक दूसरी जो बात आपने ध्यान रखनी है कि सभी रिलेशंस में ये 1 2 और 2 3 होने चाहिए। तो ये मस्ट है, मतलब इनको तो हम लिखना ही लिखना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर भी इसको हाईलाइट कर देते हैं कि 1 2 और 2 3 ये तो हमने लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, हर रिलेशन में जो भी हम रिलेशन बनाएंगे उसमें हम 1 2 और 2 3 तो जरूर लिखेंगे। और ऐसे टोटल रिलेशन कितने बनेंगे वो बोल रहे हैं 3। जो चेक करते हैं, सबसे पहले ना पहले रिलेशन की बात करते हैं R1। तो प्लीज़ हमें ध्यान से समझना है। अब देखो रिफ्लेक्सिव, आपको पता है रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, मैं आपको पहले भी समझाया था, एलिमेंट का खुद से रिलेशन। अब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, इस रिलेशन की बात करते हैं। 1 का रिलेशन किसके होना चाहिए, 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो ये तो आने ही चाहिए। तो 1 1 2 2 तो 3 3। वो बोल रहे हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ वो बोल रहे हैं कि 1 2 और 2 3 भी होना चाहिए। तो हम कोई भी रिलेशन लिखें उसमें ये सभी एलिमेंट्स तो हमने लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 भी आना है, 2 2 भी आना है और 3 3 भी आना है। जितने भी एलिमेंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, मतलब ये श्योर हैं, ये तो हर सेट में, मतलब हर रिलेशन में हमारे आएंगे। अब हमें चेक करना, देखो मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी। रिफ्लेक्सिव भी हम बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं, 1 1 2 2 3 3। सिमेट्रिक भी बहुत इजीली चेक कर सकते हैं, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का उल्टा 3 2, हम चेक कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ट्रांजिटिव में। अब देखो, मैं आपको रफ में साथ साथ समझाऊंगा और आपको विजुलाइज भी करवाऊंगा ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ।
अब देखो मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखो मैंने रिलेशन लिखा सबसे छोटा 1 1 2 2 3 3 2 3 और 1 2, ठीक है। अब ये हमारी मिनिमम कंडीशन है, इससे हम छोटा रिलेशन नहीं लिख सकते क्योंकि हमें 1 2 और 2 3 तो लिखना ही पड़ेगा। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 भी लिखना पड़ेगा। अब श्योरली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्लियरली है क्योंकि हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है। अब सिमिलरली सिमेट्रिक चेक करना भी बहुत ईजी है, आपको पता है 2 3 का उल्टा क्या होता है 3 2, वो हमारे रिलेशन सेट में नहीं है। 1 2 का उल्टा 2 1, वो हमारे रिलेशन सेट में नहीं है। तो क्लियरली इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ट्रांजिटिव की। आपको पता है ट्रांजिटिव कोई भी रिलेशन कैसे होता है, अगर हमें दो पेयर ऐसे मिल जाएं जिनमें बी बी क्या हो कॉमन, और ट्रांजिटिव होने के लिए ए और सी का होना चाहिए। तो मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव में होती है। तो मैंने देखो सभी पेयर्स लिखे हैं, देखो 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3 फिर 2 3 और फिर 1 2। अब टर्न बाय टर्न इनको हम चेक करके देखेंगे कि 1 1 देखो 1 1 जो है 1 2 के साथ पेयर बना सकता है क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 होना चाहिए। अब 2 2, अब देखो 2 2 किसके साथ पेयर बना सकता है, 2 3 के साथ, और कोई भी है जिसके आगे 2 हो, नहीं। अब आगे चलते हैं। अब 3 3, अब देखो 3 3 हमारे यहाँ पर कोई एलिमेंट है जिसके आगे क्या हो 3, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। और आपको पता है अगर ट्रांजिटिव में हमें दूसरा पेयर मिलेगा ही नहीं तो हम थर्ड के लिए चेक करेंगे नहीं, तो वो हमेशा क्या होता है ट्रांजिटिव होता है। तो 2 3, अब देखो कोई हमारा एलिमेंट है जिसके आगे क्या हो 3, यस ये रहा 3 3। अब सिमिलरली देखो 1 2, अब देखो जैसे ये 2 2 और 2 3, इसके आगे भी क्या है 2। सो देखो अब चेक करते हैं। अब देखो 1 1 कॉमन है तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 वो हमारे रिलेशन सेट में है। 2 2 कॉमन है तो ट्रांजिटिव होने के लिए 2 3 वो हमारे रिलेशन सेट में है। इसको छोड़ दो। 3 3 ट्रांजिटिव होने के लिए 2 3 वो हमारे रिलेशन सेट में है। 2 2 ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 वो हमारे रिलेशन सेट में है। 2 2 तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3। अब ये जो 1 3 है ये हमारे रिलेशन सेट में नहीं है और इसको हमें ट्रांजिटिव बनाना ही पड़ेगा। तो ये अपनी तरफ से मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर भी इसको मेंशन करूँगा। अब देखो 1 3 कहाँ पर ऐड हो सकता है, देखो यहाँ पर ऐड हो सकता है 1 3 क्योंकि यहाँ पर 1 है। और कहाँ पर ऐड हो सकता है, बस यहाँ पर ऐड हो सकता है। इसको चेक करो 1 1 कॉमन है तो 1 3 वो हमारे रिलेशन सेट में है। अब हम ये चेक करेंगे कि 1 3 किसके साथ पेयर बना सकता है, जैसे 3 3 क्योंकि इसके आगे भी क्या है 3, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 ये भी हमारे रिलेशन सेट में है, ये भी हमारे रिलेशन सेट में है। अब 1 3 और किसके साथ पेयर बना सकता है, बट और कोई नहीं है। अब देख लो मैंने जितने भी पेयर सोचे थे सभी के लिए, देखो जितने पेयर हमने सोचे थे सभी के लिए हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए ये जो हमारा रिलेशन है ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, बट ये श्योरली सिमेट्रिक नहीं है। मतलब ये जो हमारा रिलेशन है ये पहला हमारा रिलेशन ऐसा है जो क्या है श्योरली रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं R1 is reflexive and transitive but not symmetric। क्योंकि सिमेट्रिक देखना तो बहुत ईजी है, आपको पता है। देख लो 1 2 का उल्टा 2 1 है, नहीं, बस इससे बात खत्म होगी। इस रिलेशन जो है हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो हम आगे चलते हैं। अब देखो R2, अब देखो मुझे आपको ये भी बात बतानी है। देखो ये रिलेशन हमारा सबसे छोटा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब इसमें से हम कोई भी एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते। मतलब ये जो 1 3 है ये भी श्योरली हमें लिखना ही पड़ेगा हर एक रिलेशन में। अब देखो R2, अब R2 के लिए मिनिमम कंडीशन लिखते हैं 1 1 2 2 3 3, और क्या है 1 2 2 3 और 1 3, ये लिखना ही पड़ेगा। अब हमें और देखना, देखो अब तो सेम है। अब हमें देखना कि और कौन सा एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं ताकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। अब देखो, अब यहाँ पर देखो
2 1 रह गया, 3 1 रह गया और 3 2 रह गया। बाकी सभी के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया, मतलब ये 3 एलिमेंट्स रह गए। तो बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, 2 1 को ऐड करते हैं यहाँ पर। तो 2 1 आप ना ऐड कर दो। तो जस्ट हम पहले हम सिंगल एलिमेंट ऐड करेंगे। देखिए पहले 2 1 ऐड करेंगे, फिर 3 1 ऐड करेंगे, फिर 3 2 ऐड करेंगे। अब उसके बाद फिर हम पेयर में ऐड करेंगे, 2 1 3 1, 2 1 3 2, 3 1 3 2। ठीक है, तो इस तरह से बारी बारी से चेक करेंगे। अब मैंने रिलेशन लिखा है R2, जो पॉसिबल है कि यहाँ पर मैंने 2 1 लिखा है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन जो है, क्या ये मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है, हम चेक करेंगे। अब देखो, इसको मैं आपको फिर से रफ में विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, ये हमारा पुराना रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, और मैंने ब्लू में लिखा है। अब ये मैंने 2 1 नया ऐड किया, तो इसलिए मैंने रेड में हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये सारे पुराने एलिमेंट्स हैं, मतलब चेक किया हुआ है। हमें पता है कि जो R1 था हमारा, वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव था, बट सिमेट्रिक नहीं था। तो इसको दोबारा से चेक नहीं करेंगे। हमने 2 1 ऐड किया, अब 2 1 मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। अब देखो, अगर 2 1 मैंने ऐड किया है तो यहाँ पर भी 2 1 आएगा ही, क्योंकि 2 1 2 2 के साथ पेयर बना सकता है। अब यहाँ पर भी 2 1 आएगा ही, क्योंकि 2 2 पेयर बना सकता है। अब देखो, 2 1 खुद भी पेयर बना सकता है। 2 1 किससे पेयर बनाएगा? यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है 1 1, और जैसे ये 1 2, और ये 1 3। तो जितने भी नए पेयर बन सकते थे वो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। देखो, इसको चेक करते हैं, बाकी सब हम चेक कर चुके हैं। 2 2 तो 2 1, तो 2 1 तो हमारे रिलेशन सेट में है, देखो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये नया है। 2 2 1 1 तो हमारे रिलेशन सेट में है, यस, चेक कर चुके हैं। अब देखो, 2 1 1 1 कॉमन है, तो 2 1 वो हमारे रिलेशन सेट में है। अब इसके साथ पेयर बन सकता है 1 1 तो 2 2, वो भी हमारे रिलेशन सेट में है। 2 1 1 3, देखो मैं इसको लिख देता हूँ, चलो एक बार। देखो यहाँ पर क्या बनेगा 1 1, मतलब ट्रांजिटिव होने के लिए। अब यहाँ पर क्या बनेगा 2 1, ट्रांजिटिव होने के लिए। अब यहाँ पर क्या बनेगा 2 1, ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके। 1 1, यहाँ पर क्या बनेगा 2 2। अब यहाँ पर क्या बनेगा 2 3। ठीक है, आप चेक कर लो जितने भी पेयर बन रहे हैं। 2 1 भी है, 1 1 भी हमारे रिलेशन सेट में है, 2 1 भी है, देखो चेक कर लो 2 1, 2 2 भी है, 2 3 भी है। मतलब ये जो हमारा रिलेशन है, ये भी क्या है, इसको मेंशन कर देते हैं कि R2 इज आल्सो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो, सिमेट्रिक मैं आपको फिर बताना भूल गया। देखो, 1 2 का उल्टा 2 1 तो है, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। चलो, हमने 2 ऐसे ढूंढ लिए, वो बोल रहे हैं कि 3 हैं, हमने 2 तो ढूंढ ही लिए हैं। तो आगे चलते हैं। अब देखो, रिलेशन थर्ड की बात करते हैं। अब देखो, रिलेशन थर्ड को कैसे लिखेंगे। फिर से देखो, 1 1, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमेशा हम। 2 2, क्योंकि ये तो मिनिमम कंडीशन है ना, इससे हम नीचे जा ही नहीं सकते। 1 2 2 3 1 3। अब आपको पता है हमने 2 1 ऐड करके देख लिया, और वो भी हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं है। अब 2 1 के बाद ना हम 3 1 ऐड करते हैं इसमें, तो 3 1 आप ऐड कर लो। ठीक है, ये सब कुछ आपके लिए है, ठीक है, ताकि आपको मैं अच्छे से ये क्वेश्चन विजुलाइज करवा पाऊँ। अब देखो, इसको फिर से रफ में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने फिर से R3 लिखा है, और 3 1 मैंने ऐड किया, तो इसको मैंने रेड में हाईलाइट किया। अब देखो, यहाँ पर हमने 3 1 ऐड करते हैं। बाकी सारा रिलेशन हमारा वही है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि हमने मिनिमम कंडीशन से स्टार्ट किया, तो इसलिए मैंने उसको ब्लू में लिखा है। अब 3 1, अब देखो 3 1 अगर मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो 3 इसके साथ भी पेयर बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, अब यहाँ पर भी 3 है। अब ये खुद भी पेयर बनाएगा, 3 1 बना सकता है 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, और 1 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से चेक करते हैं। देखो, अब देखो 3 3 कॉमन है, तो क्या आएगा यहाँ से 3 1, तो वो तो हमारे रिलेशन सेट में है। अब देखो 2 3 3 3 कॉमन है, तो 2 1, यहाँ से क्या आएगा 2 1। अब आप मेरे को बताओ, क्या 2 1 हमारे रिलेशन सेट में है? नहीं, तो आप यहाँ पर क्रॉस लगा दो। तो 2 1 तो हमारे रिलेशन सेट में नहीं है, तो आगे चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक भी हमारा पेयर, 2 पेयर बन रहे हैं और थर्ड पेयर हमारे रिलेशन सेट में नहीं है, तो आप सीधा लिख सकते हो कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है।
और अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो हमारी बात ही खत्म हो गई, हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज, देखो यहाँ पर हमारे एक कंट्राडिक्शन आ रही है, 2 3 बिलोंग्स टू R3 एंड 3 1 बिलोंग्स टू R3। आपको पता है 3 1 और 2 3 दोनों हमारे रिलेशन सेट में हैं, बट अब 3 3 कॉमन हो गया तो 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R3। ठीक है, तो देयरफॉर R3 इज नॉट ट्रांजिटिव। अब आपके सामने ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही रिलेशन ऐसे हैं। ठीक है, अब सिमिलरली अब हम 4th रिलेशन की बात करते हैं। अब उसको भी हम मिनिमम कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। ठीक है, हमने देखो 2 1 ऐड किया यहाँ पर, सिंगल 3 1 यहाँ पर ऐड किया। अब कौन सा रह गया, 3 2। अब ऐसा करो 3 2 ऐड कर लो। ठीक है, अब इसको भी हम रफ में चेक करेंगे। अब देखो इसको फिर से रफ में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो मैंने 3 2 ऐड किया तो मैंने 3 2 को हाईलाइट कर दिया, तो 3 2 यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अब 3 2 कहाँ पर ऐड होगा, 3 3 यहाँ पर ऐड होगा, 3 2 यहाँ पर भी 3 2 ऐड होगा क्योंकि 3 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 2 ऐड होगा क्योंकि कॉमन है। अब ये खुद किसके साथ पेयर हो सकता है, जहाँ पर 2 हो, जैसे 2 3 2 2 और कौन सा है 2 2 और 2 3 और कोई भी नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। अब 3 3 कॉमन है तो क्या आएगा यहाँ से 3 2, वो यस यहाँ पर है। 3 3 कॉमन है तो 2 2 क्या आएगा यहाँ पे 2 2, वो भी हमारे रिलेशन सेट में है, यस। अब देखो 1 3 3 3 कॉमन है तो यहाँ से क्या आएगा 1 2, वो भी हमारे रिलेशन सेट में है। 2 2 कॉमन है तो क्या आएगा यहाँ से 3 3, वो भी हमारे रिलेशन सेट में है। अब यहाँ पर 3 2 2 कॉमन है, कितना आएगा 3 2, तो वो भी हमारे रिलेशन सेट में है। अब चेक कर लो, 3 2 है, यस, 2 2 है, यस, 1 2 है, यस, 3 3 है, यस, 3 2 है, यस। तो जितने भी पेयर पॉसिबल हो सकते थे मैंने सभी चेक किए आपके सामने, वो सभी क्या बन रहे हैं, ट्रांजिटिव बन रहे हैं। और क्लियरली ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं है, आप चेक कर लो, 1 2 का उल्टा 2 1 यहाँ पर नहीं है, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो आप लिख सकते हो कि R4 इज आल्सो reflexive and transitive but not symmetric। ठीक है, अब देख लो हमने 3 रिलेशन ऐसे ढूंढ लिए हैं कि जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हैं बट सिमेट्रिक नहीं है। बट इससे आगे हम पेयर भी चेक करेंगे आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि और कोई भी रिलेशन जो है वो पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो यहाँ मैंने 2 1 ऐड किया था, उसको हाईलाइट कर दिया, 3 1 ऐड किया था और 3 2 ऐड किया था, मतलब मैंने सिंगल एलिमेंट ऐड किए थे। अब नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, पेयर ऐड करेंगे, 1 2 3 2 1 3 1 का, 2 1 3 2 का और 3 1 3 2 का। तो 3 पेयर बनेंगे, तीनों को बारी बारी से ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो रिलेशन ट्रांजिटिव बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अच्छे से कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो जितनी भी जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको रफ में दी है वो आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, वो आप रफ में जल्दी से कर सकते हो। ये जस्ट आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए है कि एक्चुअल में ट्रांजिटिव में होता क्या। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारा रिलेशन 5 है। मैंने देखो क्या किया है, पहले मैंने सिंगल एलिमेंट ऐड करके चेक किए, अब मैं पेयर में एलिमेंट चेक कर रहा हूँ। आपको पता है 3 पेयर बनेंगे, 2 1 3 1 का, 3 1 3 2 का और 3 2 2 1 का। तो सबको बारी बारी से चेक करेंगे। तो पहले 2 1 3 1 की बात करते हैं। अब देखो मैं आपको फिर से रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा 2 1 वाला था, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम एक एलिमेंट ऐड करते हैं 3 1, मैं ब्लैक में ऐड कर रहा हूँ। 2 1 से हमारा जो रिलेशन है वो हमेशा क्या आ रहा था, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव आ रहा था, ठीक है। तो मैंने 3 1 यहाँ पर ऐड कर दिया। अब 3 1 जहाँ पर भी ऐड हो सकता है आप ऐड कर दो। 3 1 यहाँ पर भी 3 1 ऐड होगा, यहाँ पर भी 3 1 ऐड होगा क्योंकि आगे 3 है। तो 3 1 जहाँ पर ऐड हो सकता था मैंने कर दिया। अब इसके साथ अब 3 1 ये 1,1 के साथ भी पेयर बना सकता है, ये 1,2 के साथ भी पेयर बना सकता है, ये 1,3 के साथ भी पेयर बना सकता है, ठीक है। अब देखो
वैसे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। देखो कैसे, अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 1 कॉमन है, 3 1, वो हमारे रिलेशन सेट में है। अब यहाँ पर 1 1 कॉमन है तो क्या आएगा, 3 2। अब क्या 3 2 हमारे रिलेशन सेट में है कहीं पर भी नहीं, तो आप कोई भी और एलिमेंट चेक ही नहीं करोगे। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, आप लिख दो यहाँ पर एज 3 1 बिलोंग्स टू R5 एंड 1 2 बिलोंग्स टू R5, बट ट्रांजिटिव होने के लिए 3 2 डज नॉट बिलोंग टू R5, तो देयरफॉर R5 इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बस हमारी यहाँ बात ख़त्म होगी, हम इस आगे चेक ही नहीं करेंगे। अब सिमिलरली हम R6 लिख के देखेंगे। अब R6, अब सेम वही 1 1 शॉर्टेस्ट रिलेशन से स्टार्ट करेंगे हमेशा, 3 3 1 2 2 3 और 1 3, क्योंकि ये हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो नए एलिमेंट हम ऐड करने वाले हैं, आपको पता है 2 1 3 1 चेक कर लिया, अब 3 1 3 2 चेक करते हैं। सो 3 1 3 2, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो 3 1 3 2, तो ये रहा आपके सामने, ये 3 2, ठीक है। तो 3 2 है, इसके साथ हमने 3 1 ऐड कर देते हैं यहाँ पर, तो 3 1 मैंने ऐड कर दिया। अब देखो 3 1 यहाँ पर आप ऐड कर लो। अब 3 1 किसके साथ पेयर बना सकता है, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ। पहले इसको ही चेक करते हैं, बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना आएगा, 3 1, यस है। यहाँ पर कितना आएगा, 3 2, यस है। यहाँ पर कितना आएगा, 3 3, यस है, वो भी है। चलो आगे लिखते हैं। अब 3 1 और कहाँ पर आ सकता है, 3 1 यहाँ पर भी आ सकता है, तो 3 3 तो 3 1, तो ठीक है, ये भी बन गया। अब देखो 3 1, अब देखो यहाँ पर भी 3 1 आएगा। अब 3 3 और 2 1, यहाँ पर क्या आ गया, 2 1। अब ये जो 2 1 है, ये हमारे रिलेशन सेट में है ही नहीं, आपके सामने है 3 1 3 2 1 3 2 3 1 2, तो 2 1 तो नहीं है। तो क्लियरली अगर 2 3 और 3 1 पेयर बना रहे हैं तो 2 1 तो कभी भी नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर लिख दो एज 2 3 बिलोंग्स टू R6 एंड 3 1 बिलोंग्स टू R6, बट 2 1 does not belong to R6, therefore R6 is not transitive, ठीक है। अब लास्ट हमारा रिलेशन कौन सा होगा, R7। अब उसको चेक करते हैं। अब देखो R7, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, ये हमारी मिनिमम कंडीशन है। अब देखो इसमें मुझे कौन सा पेयर ऐड करना है। अब देख लो आपके सामने 3 1 3 2 को चेक कर लिया। अब लास्ट पेयर कौन सा रह गया, 3 2 और 2 1 का। अब देखो इसको भी मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 2, अब देखो इसमें मैंने 2 1 ऐड करता हूँ। 3 2 आपके सामने ही है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव और ट्रांसलेटिव दोनों था, सिमेट्रिक नहीं था। तो 2 1, अब ऐसा करते हैं 2 1 यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। तो 2 1 किस किस के साथ पेयर बना सकता है, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, सॉरी 1 3, और किसे पेयर बना सकता है ये, बस। तो 1 1 के साथ, 1 2 के साथ और 1 3 के साथ। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 1 आएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी 2 1 आएगा क्योंकि 2 2 कॉमन है, और सिमिलरली यहाँ पर भी 2 1 आएगा, ठीक है। तो क्लियरली जो मुझे दिख रहा है, देखो मुझे दिख रहा है कि ये 2 है, ये 2 है, तो 3 1 ट्रांजिटिव होने के लिए 3 1 आएगा। तो 3 1 हमारे रिलेशन सेट में है ही नहीं है, तो आप चेक कर लो 2 3 1 2 1 3 3 2 2 1, तो 3 1 तो नहीं है। तो आप यहाँ मेंशन कर दो कि एज 3 2 बिलोंग्स टू R7 एंड 2 1 बिलोंग्स टू R7, बट 3 1 does not belongs to R7, therefore R7 is not transitive,
ठीक है, तो इसके आगे हम बात ही नहीं करेंगे। ये हमारा लास्ट रिलेशन था। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने सिंगल एलिमेंट लिए पहले, फिर डबल लिए, अब ट्रिपल एलिमेंट क्यों नहीं ले रहे। अब देखो उसका भी एक रीज़न है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये R7 है, मान लो ये हमारा R8 है, ठीक है, तो ये हमारी मिनिमम कंडीशन है। ये ब्लू वाला रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब मान लो मैंने तीनों एलिमेंट्स ऐड कर दिए, मैंने रेड में हाईलाइट भी कर दिए। अब देखो 1 2 का, देखो 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का उल्टा 3 2, 1 3 का उल्टा 3 1। तो ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक बन जाएगा। अगर हम तीनों एलिमेंट इकट्ठे ले लेंगे तो ये रिलेशन सिमेट्रिक बन जाएगा। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं तीन एलिमेंट्स तीनों इकट्ठे नहीं ले सकता। तो आपके सामने ही है, हमने बारी बारी से 7 रिलेशन अलग अलग से चेक किए। उन 7 में से सिर्फ 3 ही ऐसे रिलेशन थे जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, बट सिमेट्रिक ना हो। और उनमें 1 2 और 2 3 होने ही चाहिए। आप चाहे चेक कर लो, हमारे हर रिलेशन में 1 2 और 2 3 हैं। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर अ रिलेशन फ्रॉम A to A, आप लिख दो यहाँ पर A to A कंटेनिंग, उन्होंने बोला था कि उसमें 1 2 एंड 2 3 which are reflexive and transitive but not symmetric is only 3 relations। अब वो कौन कौन से थे आपको पता है, R1 R2 एंड R4। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भी NCERT में शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन है उसको मैं आपको ईजी से ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको साथ साथ मैं विजुलाइज भी करवा पाऊँ कि एक्चुअल में देखो रिफ्लेक्सिव देखना बहुत ईजी है, सिमेट्रिक देखना बहुत ईजी है, बट ट्रांजिटिव उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हम सिर्फ एक पेयर नहीं चेक कर सकते। आपके सामने ही है, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1 1 का 1 मतलब देखो 1 1 का 1 2 से तो 1 2 है तो वो बोल देते हैं कि वो ट्रांजिटिव है, बट हमें सभी पेयर चेक करने हैं, ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है। मतलब देख लो एक एक के साथ 2 2 पेयर बना रहे हैं, यहाँ पर 3 भी बना रहे हैं, तो हमें सभी पेयर चेक करने हैं। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी हो गया। मैंने आपको बोला था कि आपने इस क्वेश्चन को पेशेंस से समझना है। मुझे पता है ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इजी से इजी वे में समझा पाऊँ। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, बट आपको एग्जाम में इतनी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट मतलब कि अपने माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो और बता सकते हो सीधा ही कि 3 1 और 3 2, देखो 3 1 और यहाँ पर 1 2 है, दोनों हैं, आप देख के ही बता सकते हो कि 3 1 और 1 2 और 3 2 नहीं है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप देख के भी बता सकते हो, बट मैंने एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो बार बार बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम में इतनी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना ट्रांजिटिव के, तो आप देखते ही बता सकते हो। तो इस तरह से आप हर एक रिलेशन को अपने मतलब कि मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दे सकते हो। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए था ताकि आप क्वेश्चन के बेसिक्स को अच्छे से समझ पाओ। So next example, show that the number of equivalence relations in the set 1 2 3 containing 1 2 2 1 is 2। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। अब आपको पता है इसमें किसकी बात हो रही है, रिलेशंस की। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो रिलेशंस में से है। आपको पता है ये रिलेशन कैसे डिफाइन है, ऑन दी सेट 1 2 3, मतलब 1 2 3 2 1 2 3। मतलब हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें 1 2 3, ये सेट कौन सा है 1 2 3, और ये भी सेट कौन सा होगा 1 2 3। अब क्वेश्चन को समझते हैं। शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, मतलब अगर इस रिलेशन के मैं इक्विवेलेंस रिलेशन काउंट करूं, मतलब जो इस सेट पर डिफाइन जितने भी रिलेशंस हैं अगर उनमें मैं काउंट करूं इक्विवेलेंस रिलेशंस को, अब उसमें कुछ कंडीशंस भी दी गई हैं कि कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1। मतलब ऐसे हम जितने भी रिलेशन बनाएंगे
उसमें 1 2 और 2 1 ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर होने ही चाहिए, ये कंडीशन है। इज़ 2 मतलब ऐसे हम जितने भी रिलेशन बनाएंगे जिनमें 1 2 और 2 1 होगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। और अगर हम काउंट करें कि ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे तो वो कितने होने चाहिए, 2। वो हमें प्रूव करने को बोल रहे हैं कि ऐसे रिलेशन सिर्फ 2 ही होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो बिल्कुल ये सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, मतलब जो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व की थी। आपको पता उसमें भी क्या था, रिलेशन डिफाइन था। उसमें वो हमें बोल रहे थे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। और उसमें भी हमें 2 खास ऑर्डर्ड पेयर गिवन थे कि वो होने ही चाहिए, और वो बोल रहे थे कि वो कितने हैं, 3। अब इसमें वो बोल रहे हैं कि ये 2 एलिमेंट होने चाहिए, और यहाँ पर रिलेशन क्या बोल रहे हैं कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए। अब आपको पता है सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन को समझते हैं। आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी। तो ऐसे रिलेशन, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, एलिमेंट का खुद से ही रिलेशन तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सिमेट्रिक ए बी का है तो उसके उल्टे का भी होना चाहिए, उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। और अगर ए बी का है और बी सी का भी है, मतलब ये बी और बी कॉमन होने चाहिए। मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में भी समझाया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए और सी का भी होना चाहिए। तो अब ऐसा करते क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हों, ठीक है। तो हम तीनों रिलेशंस का इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही हम सबसे पहले ना, मतलब अगर मान लो इसका नाम मैं ए रख दूं, मान लो, चलो ऐसा करते हैं, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। मान लो ये सेट हमारा ए है और ये सेट हमारा कौन सा है, ये भी ए है, ठीक है। मतलब ये ए सेट मैंने एक नेम दे दिया। तो सबसे पहले ना हम इनकी ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, मतलब जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। अब आपको पता है 1 किसके साथ पेयर बना सकता है, 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ। सिमिलरली 2 बना सकता है 1 के साथ, 2 बना सकता है 2 के साथ, और 2 बना सकता है 3 के साथ। सिमिलरली 3 बना सकता है 1 के साथ, 3 बना सकता है 2 के साथ, और 3 बना सकता है 3 के साथ। आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने इसमें हैं जितने इसमें हैं, 3 × 3 कितना हो गया, 9। तो आपके पास सामने ही है, ये 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हमने बना लिए। अब देखो इस एग्जाम्पल की भी जो एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी में वो काफ़ी शॉर्ट है, और इसको भी मैं लास्ट एग्जाम्पल के जैसे आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करूँगा, और आपको साथ साथ मैं विजुलाइज करवाने की भी कोशिश करूँगा। तो लास्ट एग्जाम्पल के जैसे भी ये जो एग्जाम्पल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो सबसे पहले ना हम एक रिलेशन लिखने की कोशिश करते हैं, उसको नाम देते हैं हम R1। अब आपको पता है इक्विवेलेंस बोल रहे हैं, इक्विवेलेंस कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव देखना हमारे लिए सबसे इजी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन, मतलब 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब सबके डबलेट होने चाहिए। तो वो तो लिखो एक बार, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है। और उन्होंने क्वेश्चन में भी बोला है कि 1 2 और 2 1 ये भी होने चाहिए। अब ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं ये मिनिमम है, इससे हम शॉर्ट में नहीं हो सकते, मतलब इससे हम छोटा रिलेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों देखो, ये वाले जो दोनों हैं ये हमें मतलब कि मैंडेटरी हैं, मतलब हमें लिखने ही पड़ेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं यहाँ पर भी हाईलाइट कर देता हूँ कि ये हमने मतलब लिखने ही पड़ेंगे। अब सिमिलरली 1 1 2 2 और 3 3 ये भी हमें लिखना ही पड़ेगा, इससे हम मतलब पीछे नहीं जा सकते, मतलब इससे हम छोटा रिलेशन नहीं लिख सकते। अब देखो हम इनको रफ में चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये देखो रिफ्लेक्सिव तो है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, तो वो चेक करने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसको रफ में समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने रिलेशन लिखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ठीक है, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा। अब आपको क्लियरली पता है कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर मतलब डबलेट बन रहा है, मतलब अपने के साथ रिलेशन बन रहा है। अब देखो सिमेट्रिक भी बहुत ईजी है, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए सिमेट्रिक भी होना चाहिए। 1 का 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3 है, 1 2 का उल्टा 2 1 है, और 2 1 का उल्टा 1 2 है, मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा बन रहा है, तो मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब जस्ट हमें जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कौन, ट्रांजिटिव, तो उसको हमें ध्यान से चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सभी जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो यहाँ पर लिख लिए। अब आपको पता है हमें 1 1 के साथ पेयर वालों की एलिमेंट ढूंढना है।
जिसके यहाँ पर क्या हो 1, देखो 1 2, तो ये इसके साथ पेयर बना सकता है और किसी आगे 1 है नहीं। अब 2 2 की बात करते हैं। अब 2 2 ये 2 1 के साथ पेयर बना सकता है और किसी के साथ नहीं। सिमिलरली 3 3, अब 3 3 जो है वो किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पर किसी के भी आगे 3 नहीं है, तो इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। अब 1 2 किसके साथ पेयर बना सकता है? 2 2 के साथ, क्योंकि इसके आगे 2 है। अब 2 1 के साथ भी बना सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 2 1 2 1 1 1 के साथ पेयर बना सकता है और 1 2 के साथ पेयर बना सकता है। तो जितने भी पेयर्स थे मैंने चेक कर लिए, मतलब लिख लिए। अब इनको चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है। अब देखो 1 1 कॉमन, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2, यस ये है हमारे रिलेशन सेट में। अब 2 2 कॉमन, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 2 1, क्या ये रिलेशन सेट में है? यस ये भी है। अब इसको छोड़ दो, आपको पता है अगर हमें दूसरा पेयर मिलेगा ही नहीं तो हम चेक ही नहीं करेंगे, तो मतलब वो हमेशा ट्रांजिटिव ही होगा। अब 1 2 2 2 कॉमन, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2, ये हमारे रिलेशन सेट में है। 2 2 कॉमन, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 1, ये भी हमारे रिलेशन सेट में है। 1 1 कॉमन 2 1, अब 2 1 भी हमारे रिलेशन सेट में है। अब 1 1 कॉमन, तो कितना आ गया 2 2, अब ये भी हमारे रिलेशन सेट में है। मतलब जितने भी पेयर बन सकते थे मैंने सभी पॉसिबल पेयर बनाए और वो सभी क्या हैं? ट्रांजिटिव की, मतलब कि जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब ये जो हमारा रिलेशन है, सबसे छोटा रिलेशन है, ये क्या है? R1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। देयरफॉर R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब R1 जो है हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब हमने कितने प्रूव करने हैं? इतने 2, मतलब हमने 1 तो चेक कर लिया और वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो नेक्स्ट हम रिलेशन को चेक करने की कोशिश करेंगे। अब देखो एक रिलेशन और लिखते हैं R2, ये R1 था, ये R2। अब देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि ये मिनिमम तो हमें लिखना ही पड़ेगा, तो ये मिनिमम एक बार लिख लो, ठीक है। अब 1 2 भी लिखना पड़ेगा और उसके साथ 2 1 भी लिखना पड़ेगा। अब ये हमारे मिनिमम एलिमेंट्स हैं। अब इसमें हमें और एलिमेंट्स ऐड करके चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ट्रांजिटिव, क्या वो रिफ्लेक्सिव, क्या वो सिमेट्रिक बन रहा है या नहीं। अब देखो लास्ट एग्जाम्पल में क्या था, जब हमने मिनिमम रिलेशन एक निकाल लिया था अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद हमने क्या किया था, उसमें पहले हमने एक एक एलिमेंट ऐड करके देखा, मतलब कि जिसकी भी टर्न थी उन सभी को हमने एक एक करके ऐड किया। उसके बाद हमने पेयर्स में ऐड करके चेक किया और फिर उतने रिलेशन हमने बनाए और उन सबको हमने चेक किया। अब इसमें जो है हम सिंगल एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। अब उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अब सपोज देखो ये सभी तो क्या है, मतलब कि ये हमें ऑप्ट करने ही पड़ेंगे, ये लिखने ही पड़ेंगे। अब 1 3 से स्टार्ट करते हैं। मान लो अगर मैं 1 3 यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ कि मुझे एक ही एलिमेंट ऐड करना है, बट आपको पता है कि पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वहाँ पर वो बोल रहे थे कि वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने सिंगल एलिमेंट ही ऐड किया था। अब यहाँ पर क्या है, वो बोल रहे हैं कि वो इक्विवेलेंस है, मतलब वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। और अगर मैंने ये एलिमेंट ऐड किया है तो इसको मुझे सिमेट्रिक करने के लिए 3 1 तो ऐड ही करना पड़ेगा। तो ये हमारा मिनिमम सेकेंड रिलेशन है, इससे हम छोटा नहीं कर सकते। अकेला हम 1 3 भी नहीं ऐड कर सकते और अकेला हम 3 1 भी नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि सिमेट्रिक करने के लिए हमें उसका उल्टा या उसका रिवर्स ऐड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा? 1 3 और 3 1। अब इसको भी हम रफ में चेक करने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसको भी मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में भी किया था, अब ये हमारा मिनिमम रिलेशन था जो इक्विवेलेंस है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब रेड में मैंने जो नए एलिमेंट्स ऐड किए हैं उनको लिखा है, देखो 1 3 3 1, ठीक है। तो देखते हैं 1 3 कहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखो 1 3 यहाँ पर भी आ सकता है क्योंकि 1 1 के साथ पेयर बना सकता है। अब 1 3 यहाँ पर नहीं आ सकता, 3 1 यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। 1 2 ये यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा, 1 3 ऐड नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा 1 3 क्योंकि यहाँ पर 1 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 2 के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के साथ ये कॉमन है। अब 1 3 की बात करते हैं। अब देखो 3 कहाँ पर है? 3 3, और 3 कहाँ पर है? 3 1 पर, ठीक। 3 1, अब 3 1 1 1 के साथ भी पेयर बना सकता है। आपने याद रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, और 1 2 के साथ भी बना सकता है और 1 3 के साथ भी बना सकता है,
ठीक, तो मैंने सभी पॉसिबल जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते थे ट्रांजिटिव के लिए वो मैंने चेक कर लिए, मतलब वो लिख के देख लिए। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव बन रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव क्लियरली है और सिमेट्रिक तो है ही, और मैंने देख के इनको ऐड किया है कि दोनों सिमेट्रिक होनी चाहिए। 1 3 का उल्टा 3 1, 3 1 का उल्टा 1 3। ठीक है, मेनली हमें ट्रांजिटिव ही चेक करना होता है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो 1 1 तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या है 3 3, तो ये हमारे रिलेशन सेट में है। यस, अब देखो 1 1 कॉमन और ट्रांजिटिव होने के 3 2, क्या ये हमारे रिलेशन सेट में है? नहीं। अब यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते थे, जैसे मर्जी कर लो, जैसे करके देख लो। इसको कितना आएगा 1 3। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा 3 1। मतलब जितने मर्जी पेयर आप बना लो, अगर आपको एक भी पेयर ऐसा मिल गया जो कंप्लीट नहीं हो रहा, मतलब ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। देखो इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। अब देखो कौन सा हुआ है, एज यहाँ पर लिख दो 3 1 belongs to R2 and 1 2 belongs to R2, but जो 3 2 है does not belong to R2। और अगर ये R2 को बिलोंग नहीं कर रहा, therefore R2 is not ट्रांजिटिव। और अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो R2 is not इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये इक्विवेलेंस तो नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। देखो अब R2 में चेक कर लिया, अब नेक्स्ट ना R3 चेक करते हैं। अब इसके लिए मिनिमम रिलेशन लिखते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब देखो हमने 1 3 और 3 1 ऐड करके चेक कर लिया, अब 2 3 को ऐड करते हैं। अब आपको पता है 2 3 को सिमेट्रिक करने के लिए मुझे 3 2 को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 2 को भी मैंने ऐड कर लिया। अब इसको भी हम रफ में चेक करेंगे। अब देखो इसको भी रफ में समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने R3 लिखा है, ये हमारा मिनिमम रिलेशन है, और जो मैंने नए एलिमेंट्स ऐड किए हैं उसको मैंने रेड में हाईलाइट कर दिया। अब देखो यहाँ पर भी लिख लिया। ठीक है, तो देखो 2 3, तो 2 3 यहाँ पर पेयर बना सकता है 2 3, और 2 3 यहाँ तो नहीं बना सकता, 3 3 बना सकता, 3 2 बना सकता है। अब 1 2, तो यहाँ पर 2 3 ऐड हो सकता है। ठीक, और यहाँ पर 2 1, तो यहाँ पर तो कुछ ऐड नहीं होगा कि इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है, तो इसके आगे 3 3 और 3 2 ये भी ऐड हो सकता है। अब 3 2 के आगे 2 2 2 1 और 2 3, तो ये सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो मैंने लिखने की कोशिश की है। अब 1 बाय 1 करके इनको चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं। अब फिर से वही बात, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, क्योंकि ये बहुत ईजी है चेक करना रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। अब देखो 2 2 कॉमन, तो कितना आएगा 3 3, ये हमारे रिलेशन सेट में है। 2 2 कॉमन, या कितना आएगा 3 1। अब 3 1 जो है वो हमारे रिलेशन सेट में नहीं है। अब फिर हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। देखो ये सारा कुछ जो भी कर रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपने एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन में एग्ज़ाम में नहीं करना, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, आपको विजुलाइज करने के लिए करवा रहा हूँ, ताकि आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के हर एक आस्पेक्ट को अच्छे से समझ पाओ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला कि ये दोनों एग्जांपल्स 48th और 47th एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बोल रहा कि यही आएंगी, बट ऐसी काफ़ी एग्जांपल्स आपको पेपर में या एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। तो अगर आपको पता होगा कि हमें सभी ऑर्डर्ड पेयर्स चेक करने हैं तो आप बड़ी आसानी से उनको चेक कर लोगे। अब आपके सामने है 3 1 हमारा ऑर्डर्ड पेयर मतलब हमारे रिलेशन सेट में नहीं है, तो आप यहाँ मेंशन कर दो बस, जो ट्रांजिटिव है ही नहीं है। एज 3 2 बिलोंग्स टू R3 एंड 2 1 बिलोंग्स टू R3, बट जो 3 1 है डज नॉट बिलोंग टू R3। आपके सामने ही है 3 1 हमारे रिलेशन सेट में है ही नहीं है। सो देयरफॉर R3 इज नॉट ट्रांजिटिव। और अगर R3 ट्रांजिटिव नहीं है, देयरफॉर R3 इज नॉट इक्विवेलेंस
वैलेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखो R1 हमने चेक किया, वो इक्विवेलेंस था, अब वो मिनिमम हो गया हमारा। अब R2 में मैंने एक पेयर ऐड किया, क्योंकि हम पेयर ही ऐड कर सकते हैं, वो इक्विवेलेंस नहीं है। दूसरा पेयर ऐड किया तो वो भी हमारा इक्विवेलेंस तो नहीं बन रहा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पेयर्स को इकट्ठे ऐड करेंगे। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो ये हमारा लास्ट रिलेशन है, अब इसमें मैंने सभी पेयर्स ऐड कर लिए। ठीक है, अब देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है 1 1 2 2 3 3। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करते हैं, इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा भी है। 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, 2 3 का उल्टा 3 2, 3 2 का उल्टा 3 2 3, 1 3 का उल्टा 3 1, 3 1 का उल्टा 1 3। मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब जस्ट हमें ट्रांजिटिव चेक करना है, अब उसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये हमारा मिनिमम रिलेशन है, जो इक्विवेलेंस था, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव था, तो मैंने दोनों पेयर्स ऐड कर लिए। अब रेड में मैंने 2 3 और 3 2 को ऐड किया है, और ब्लैक में मैंने 1 3 और 3 1 को ऐड किया, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। अब देखो पहले ना 2 3 और 3 2 को ऐड करते हैं, तो 2 3 और 3 2, यहाँ पर 3 2। ठीक है, तो देखो 2 3 कहाँ पर ऐड हो सकता है, यहाँ पर ऐड हो सकता है 2 3, और 2 3 कहाँ पर ऐड हो सकता है, यहाँ पर 2 3, 2 3 और कहाँ पर ऐड हो सकता है 2 3। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी लास्ट में 2 था मैंने वहाँ पर 2 3 ऐड कर लिया। अब 3 2 की बात करते हैं, अब 3 2 यहाँ पर ऐड हो सकता है, अब 3 2 यहाँ पर ऐड हो सकता है। ठीक है, अब देखो मैं 3 2 को भी ऐड कर लिया। अब जस्ट हमें ये देखना है कि 2 3 किस किस के साथ पेयर बना सकता है। 2 3 जो है वो 3 3 के साथ पेयर बना सकता है, और किसके आगे 3 है, 3 1 के आगे, बट इसको आप अभी छोड़ दो। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब 3 2 जो है वो 2 2 के साथ पेयर बना सकता है, और 2 1 के साथ भी बना सकता है। ठीक, अब मैंने इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, 2 2 कॉमन तो कितना आएगा 2 3। अब 2 3 हमारे रिलेशन सेट में है, देखो 3 3 कॉमन है तो कितना आएगा 3 2। अब 3 2 हमारे रिलेशन सेट में है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, 1 2 1 3 कितना आएगा 1 3। अब 1 3 हमारे रिलेशन सेट में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 3 3 यहाँ पर कितना आएगा 2 2, ये भी हमारे रिलेशन सेट में है। 3 3 कॉमन तो कितना आएगा 2 3, ये भी हमारे रिलेशन सेट में है। 2 2 तो कितना आएगा 3 3, ये भी हमारे रिलेशन सेट में है, आपके सामने ही है। अब 2 2 कॉमन है तो यहाँ पर कितना आएगा 3 2, अब ये भी हमारे रिलेशन सेट में है। अब 2 2 कॉमन है 3 1, अब 3 1 भी हमारे रिलेशन सेट में है। अब ऐसा करते हैं, लास्ट पेयर हमारा मतलब 1 3 और 3 1, इसको भी ऐड करते हैं, तो 1 3 को हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ऐसा करते हैं 3 1 को हम यहाँ पर ऐड लिख लेते हैं। अब सबसे पहले 1 3 देखते हैं कहाँ कहाँ पर एडजस्ट हो सकता है। अब 1 3 यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है, और किसके आगे 1 है, यहाँ पर 1 3, और किसके आगे 1 है, इसके आगे 1 3। अब 3 1 की बात करते हैं। अब 3 यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है क्योंकि इसके आगे लास्ट में क्या है 3। अब 3 यहाँ पर ऐड हो सकता है 3 1, और इसके आगे 3 1। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये 1 3 खुद किसके साथ पेयर बना सकता है। जैसे 1 3 3 3 के साथ पेयर बना सकता है, 1 3 3 2 के साथ भी पेयर बना सकता है। अब सिमिलरली देखो 3 1 है, अब ये 1 1 के साथ भी पेयर बना सकता है, और 1 2 के साथ भी पेयर बना सकता है। ठीक है, अब इनको चेक करते हैं। अब देखो 1 1 तो कितना आएगा 1 3, ये हमारे रिलेशन सेट में है। 3 3 तो कितना आएगा 3 1, ये भी हमारे रिलेशन सेट में है। अब आगे चलते हैं, 1 1 तो 2 3, अब 2 3 जो है वो भी हमारे रिलेशन सेट में है। 3 3 तो कितना आएगा 2 1, ये भी हमारे रिलेशन सेट में है। तो 3 3 कॉमन है तो यहाँ कितना आएगा 1 1, ये भी हमारे रिलेशन सेट में है। 3 3 कॉमन है तो कितना आएगा 1 3, ये भी हमारे रिलेशन सेट में है। 3 3 कॉमन आएगा तो कितना आएगा 1 2, ये भी हमारे रिलेशन सेट में है। अब लास्ट है तो 1 1 कॉमन है तो 3 3, ये हमारे रिलेशन सेट में है। 1 1 कॉमन तो कितना आएगा 3 1, ये भी हमारे रिलेशन सेट में है 3 1। देखो तो यहाँ 1 1 कॉमन है 3 2, अब 3 2 जो है वो भी हमारे रिलेशन सेट में है। तो आपके सामने जितने पॉसिबल पेयर से मैंने सब
आपको बना के भी दिखाए और आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश भी की, और सभी क्या कर रहे हैं, ट्रांजिटिव होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब ये जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो था ही, अब ये ट्रांजिटिव भी है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो, देयरफॉर R4 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड transitive, which implies R4 is an equivalence relation। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने इसमें पॉसिबल जो रिलेशन बन रहे थे वो 4 बन रहे थे, R1, R2, R3 एंड R4। क्लियरली R2 और R3 ट्रांजिटिव नहीं थे, बट R1 और R4 दोनों क्या थे, रिफ्लेक्सिव भी थे, सिमेट्रिक भी थे और ट्रांजिटिव भी। मतलब जितने मैंने 4 रिलेशन यहाँ से बना सकता था, और चारों में से 2 क्या हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिनमें 1 2 और 2 1 होना जरूरी था। तो ऐसे में कितने रिलेशन बना सकता हूँ, 2। और क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा गया था कि ऐसे रिलेशन कितने पॉसिबल हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। तो आप लिख दो, देयरफॉर अ रिलेशन from A to A containing, जो खास एलिमेंट कंटेन करता हो 1 2 एंड 2 1, ये हमें एग्जाम्पल में गिवन था कि ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन इज only 2 relations। मतलब ऐसे सिर्फ 2 ही रिलेशन पॉसिबल हैं। अब वो कौन कौन से थे, R1 एंड R4। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ईजी से ईजी वे में समझा सकूं और आपको साथ साथ मैं क्वेश्चन को विजुलाइज भी करवा पाऊँ, क्योंकि ये रिलेशन एंड फंक्शन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बड़े थ्योरेटिकल होते हैं, तो इनको मतलब कि विजुलाइज करवा पाना बहुत मुश्किल होता है। और जब तक आप इन क्वेश्चंस को विजुलाइज नहीं करोगे तो आपको ये समझ में अच्छे से नहीं आएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, तभी मैंने पूरे हर एक रिलेशन को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। और फिर अपनी बात रिपीट करूंगा कि आपको ये एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा जितना भी मैंने आपको करवाया था ये सारा रफ वर्क था, जस्ट आपको समझाने के लिए। देखो रिफ्लेक्सिव में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, सिमेट्रिक में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, हम उनको देखते ही बता सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो ट्रांजिटिव पे आती है। अब मैंने उनको इसलिए ट्रांजिटिव को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब एग्ज़ाम में आप क्या करोगे, मान लो कि आपके सामने यही क्वेश्चन है, अब एग्जाम में हम इतना एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे। आप देख लो, मान लो 1 3 है, आप जस्ट नए पेयर उठा लो 3 1, ठीक है। आप क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि अगर मैं 1 3 को देखो 1 3 यहाँ पर देखो 3 1 है, जैसे इसको मैं 1 2 से पेयर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 3 2। अब 3 2 क्लियरली हमारे रिलेशन सेट में है ही नहीं है, तो आप सीधा लिख सकते हो कि 3 1 है, 1 2 है, बट 3 2 नहीं है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। मैंने जस्ट आपको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि मैं आपको ट्रांजिटिव का हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। बट एग्जाम में आप इतना ही लिख के आओगे, ये सफिशियंट है, ठीक है जी। So next example, consider identity function in from n to n। अब यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है। अब फंक्शन कौन सा है, आइडेंटिटी फंक्शन। अब उसको उन्होंने in से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर आप f भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस in से आपने डरना नहीं है। डिफाइंड एज, अब फंक्शन डिफाइन कैसे है कि in x की वैल्यू कितनी है, x। आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, f(x) इज इक्वल टू x। अगर हम फंक्शन में जो भी वैल्यू डाल लें और हमें वही आंसर मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n का मतलब क्या, नेचुरल नंबर। शो दैट ऑल्दो in इज ऑन टू बट in प्लस in, अगर हम दोनों फंक्शंस को ऐड करें फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड एज। अब वो डिफाइन कैसे होगा, in प्लस in, यहाँ पर x लिखा है, इज इक्वल टू in(x) प्लस in(x) इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है x, इसकी वैल्यू कितनी है x, इज इक्वल टू 2x। मतलब इसको वो बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट ऑन टू।
अब देखो ये तो होगी स्टेटमेंट की बात। अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो सबसे पहले आपको पता है ये फंक्शन का क्वेश्चन है, मतलब जैसे लास्ट क्वेश्चन रिलेशन का था, अब ये जो क्वेश्चन है ये फंक्शन का क्वेश्चन है। अब फंक्शन डिफाइन कैसे है, देखो देखो सबसे पहले ये देखो आइडेंटिटी फंक्शन है। अब ये कैसे डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिटी फंक्शन को, ठीक है। अब ये डिफाइन कैसे है कि अगर हम इसमें x डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं। देखो मैं यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज में लिखता हूँ, f(x) इज इक्वल टू x। अब ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। अगर आप यहाँ पर देखो 1 फिल करोगे तो 1 आएगा, 2 फिल करोगे तो 2 आएगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, कि जो भी हमने वैल्यू फिल की वही हमारे पास आंसर आ गया, मतलब यही हमारी इनपुट, यही हमारी आउटपुट। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन है। अब देखो, अब उसके बाद पूछ रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ये तो ऑन टू है, बट अगर हम इन ऐसे दो फंक्शंस को ऐड कर दें, मतलब in प्लस in, तो उसका जो भी आंसर आएगा, मतलब जो भी नया फंक्शन बनेगा वो ऑन टू नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो मैंने आपको आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में अच्छे से समझा दिया। अब दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं। और ऑन टू फंक्शन को हमने रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको मैंने हमेशा यही समझाया कि ऑन टू का क्या मतलब होता है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। देखो मान लो ये कि फंक्शन है x टू y, आपको पता है ये लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा सेट कौन सा होता है हमारा, x मतलब डोमेन, और ये कौन सा सेट होता है हमारा, को डोमेन मतलब y वाला सेट। मतलब y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए अगर वो फंक्शन ऑन टू है तो सबसे पहले देखो वो बोल रहे हैं कि ये फंक्शन तो ऑन टू है, बट अगर हम इनको ऐड करेंगे वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि ये फंक्शन ऑन टू कैसे है। अब आपको याद होगा, आप यहाँ पर लिख लो ऑन टू। अब आपको याद होगा ऑन टू में हम हमेशा यही करते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर f(x) तो नहीं है, हम लिखेंगे in(x) इज इक्वल टू वाई। तो in(x) की अपनी वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू वाई। तो हम हमेशा यही करते हैं कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, तो वो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, x की वैल्यू इज इक्वल टू वाई आ गई। अब आपको पता है ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए। अब देखो y में ना चेक करो, अब देखो y हमारा कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, और x कहाँ से आ रहा है हमारा, नेचुरल नंबर से। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो ये हमारा ऐसे फंक्शन है। अब y हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, एंड x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अगर मैं y की वैल्यू 1 फिल करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर मैं 2 फिल करूँगा x 2, अगर मैं 100 फिल करूँगा तो x कितना आएगा, 100। मतलब मैं y की कोई भी वैल्यू अगर फिल करूं तो उसमें मेरे पास x में आंसर है, मतलब वो किसी ना किसी x के साथ अटैच हो रहा है। तो आप यहां पर लिख दो, फॉर एवरी y देयर इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप यहां पर भी लिख लो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that in(x) इज इक्वल टू वाई। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक y के लिए x में आंसर है, मतलब हमारा हर एक y, मतलब y का हर एक एलिमेंट जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है वो किसी ना किसी x के साथ अटैच हो रहा है। सो देयरफॉर in(x) इज ऑन टू। हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो फंक्शन है अगर हम दोनों को ऐड करें तो वो ऑन टू नहीं है। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो यही हमारा मेन क्वेश्चन है कि इसको हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर हम इन दोनों को, ये फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन है कि अगर ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, मतलब हमारी इनपुट भी नेचुरल नंबर है और हमारी आउटपुट भी क्या है, नेचुरल नंबर। अब ये डिफाइन कैसे है, अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये डिफाइन ऐसे है कि अगर यहाँ पर मैं x लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ in(x) प्लस in(x), मतलब मैंने दो आइडेंटिटी फंक्शंस को ऐड किया तो कितना आंसर आएगा, x प्लस x इज इक्वल टू 2x। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो मान लो ये हमारा फंक्शन है। अब
इसका आंसर कितना आएगा 2x। अब इस फंक्शन को हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू नहीं है। अभी अभी हमने ऑन टू को प्रूव करना सीखा, मतलब आई एन को हमने देखा कि उसको हमने ऑन टू कैसे प्रूव किया। अब इसको भी देखेंगे। अब यहाँ पर लिखो ऑन टू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमेशा की तरह लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब आई एन प्लस आई एन एक्स इज इक्वल टू वाई। मान लो ये वाई के इक्वल है। अब इसकी वैल्यू कितनी है 2x इज इक्वल टू वाई। अब आपको पता है हम ऑन टू में हमेशा x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 2x है। अब देखो लास्ट पार्ट में क्या था कि x इज इक्वल टू वाई आ गया, तो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू आ गई थी। अब यहाँ पर क्या है 2x इज इक्वल टू वाई, तो आप क्या करो x इज इक्वल टू वाई बाई 2। अब ऐसे लिख लो। अब आपके सामने है मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिख ली, जो हम हमेशा हर एक ऑन टू वाले क्वेश्चन में करते हैं। अब ऑन टू की डेफिनेशन पे आते हैं। ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए अगर वो ऑन टू है तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो y हमारा कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड x हमारा कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। अब देखो मैं y को ना अगर मैं 1 सपोज करूँ, लेट y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। क्या ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, नहीं। तो हमने पहला ही एलिमेंट यहाँ पर फिल करके देखा तो वो बिल्कुल भी नेचुरल नंबर में नहीं है। दैट मीन्स ये जो y इज इक्वल टू 1 है ये किसी भी x के साथ अटैच होगा ही नहीं, क्योंकि x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर में 1/2 होता ही नहीं है। तो देखो मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। मान लो ये y है, ठीक है, ये मान लो x है। आपको पता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये सभी नेचुरल नंबर है। यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखो जो 1 मैंने y को फिल किया, अब ये किसी भी x के साथ अटैच हो ही नहीं रहा, ये खाली है, ठीक है। 3 भी इसी में खाली रहेगा। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं होंगे। तो y में तो एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है कि वो किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं होंगे। तो अब लिख दो इफ़ y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन x इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, तो आप यहाँ पर लिख भी दो देयरफॉर फॉर y इज इक्वल टू 1 देयर इज नो एलिमेंट x belongs to natural number such that, मतलब in plus in x is equal to y, मतलब y is equal to 1 के लिए हमें कोई भी x नहीं मिल रहा। therefore in फंक्शन जो है is not on to, और यही वो हमें क्वेश्चन में प्रूव करने को बोल रहे थे। अब देखो दोबारा से एक बार ब्रीफ में करते हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था कि आइडेंटिटी फंक्शन था, वो उसको बोल रहे हैं कि वो ऑन टू है। आपको पता ही है वो ऑन टू है क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है x। अगर देखो आपको रफ में समझाने की पहले भी कोशिश की थी कि देखो फंक्शन हमारा कैसा था, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब x इज इक्वल टू वाई। आप y में कोई भी वैल्यू फिल करो नेचुरल नंबर वाली, 1 2 3, वो x के बराबर है, मतलब x की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगी। अगर y नेचुरल नंबर है तो x भी तो उसके इक्वल है, तो वो भी नेचुरल नंबर आएगा। तो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, ऑन टू। बट अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2x आया, तो x की वैल्यू कितनी आई, y/2। अब आपको पता है कि ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि y में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और मैंने y को 1 फिल किया तो मेरे पास x की वैल्यू 1/2 आई, जो कभी भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर ही नहीं सकती। तो हमने एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लिया जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, कंसिडर ए फंक्शन f फ्रॉम 0 to π/2 टू r, मतलब रियल नंबर। हमारे पास यहाँ पर कोई फंक्शन है, उसकी इनपुट कितनी है 0 to π/2 टू r, मतलब उसकी आउटपुट कितनी आएगी, मतलब रियल नंबर गिवन बाय। अब फंक्शन डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एंड अब ये एक अनदर फंक्शन है g 0 to π/2 टू r। अब इसकी भी इनपुट कितनी है 0 to π/2 और आउटपुट कितनी है रियल नंबर, r का मतलब क्या है रियल नंबर,
गिवन बाय जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। देन शो दैट एफ एंड जी आर 1 1 बट एफ प्लस जी इज नॉट 1 1। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट एग्जाम्पल को अच्छे से किया है तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि उसमें ऑन टू था, अब इसमें क्या है 1 1। अब उसमें भी क्या था कि एक फंक्शन हमें बोला गया था कि वो ऑन टू है, बट उसका प्लस जो है वो ऑन टू नहीं है। अब यहाँ पर भी क्या है कि दो फंक्शन दिए हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। वो बोल रहे हैं कि एफ एंड जी ये दोनों फंक्शन क्या है 1 1। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों क्या है 1 1, बट अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 1 1 नहीं है। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले 1 1 की डेफिनेशन पे आते हैं। आपको पता है कि 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। मतलब अगर कोई फंक्शन x टू y डिफाइन है तो x के सभी एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए y में, अगर वो फंक्शन 1 1 है तो। मतलब x में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। और वैसे भी हमने फंक्शन चैप्टर में 1 1 को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है ये क्या है 1 1। अब देखो सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं अपना f फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 to r। ये लिखना सबसे ज़रूरी है कि हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। अब डिफाइन कैसे वो भी लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्योंकि 1 1 वाले क्वेश्चन या फंक्शन वाले या रिलेशन वाले कोई भी क्वेश्चन करने हों, आपको सबसे पहले अपने रिलेशन की या फंक्शन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि वो डिफाइन कैसे है और वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। ठीक है, अब इसको हमें क्या प्रूव करवाना है कि ये क्या है 1 1। अब देखो यहाँ पर लिख लो फॉर 1 1। अब आपको पता है कि 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेट दो एलिमेंट्स लेंगे हम x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, ये हमारी इनपुट से आएंगे 0 to पाई बाई 2 में से। अब हम क्या करते हैं, आपको याद होगा हम दो एलिमेंट्स सपोज करेंगे, इनकी इमेजेस हम सब सेम मान लेंगे। अगर इनकी इमेजेस सेम है और एलिमेंट्स भी सेम आ गए तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है 1 1। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो आपको पता है हम क्या सपोज करेंगे, लेट इमेजेस क्या हैं सेम, लेट fx1 इक्वल टू fx2। अब आपको पता है हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो fx1 का आंसर कितना आएगा, साइन ऑफ x1। सेम इसका आंसर कितना आएगा, साइन ऑफ x2। ठीक है, अब देखो इनको हम कट कर सकते हैं साइन को साइन से, तो हमारे पास कितना आंसर रह गया, x1 इक्वल टू x2। अब देखो इमेजेस सेम थी, एलिमेंट्स भी सेम आ गए। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने आपको हमेशा यही समझाया कि देखो मान लो कि इमेजेस क्या हैं सेम। अगर इमेजेस सेम है तो आपके सामने दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो एलिमेंट सेम नहीं आएंगे या एलिमेंट सेम आएंगे। अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो दैट मीन्स दोनों की क्या होगी, सेम इमेज, कि x1 की इमेज fx1, x2 की इमेज fx2, और ये दोनों इक्वल है। तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज, तो ये क्या हो गया, इट इज़ नॉट 1 1, क्योंकि 1 1 क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब अगर एलिमेंट्स भी सेम आ जाएंगे, इमेजेस भी सेम थी, एलिमेंट्स भी सेम आ गए, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है 1 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर f इज़ 1 1। अब देखो इस पार्ट को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया, बट यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है, बहुत छोटी सी बात है। अब वो छोटी सी बात से इस क्वेश्चन में काफ़ी चेंज आ सकता है। अब वो बात मुझे आपको क्यों बतानी है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपको बिल्कुल माइनर चेंज के साथ आ सकता है और वो पूछ सकते हैं कि ये जो फंक्शन है कि ये 1 1 है या नहीं, और आप बिना सोचे समझे साइन को साइन से कट कर दोगे और आप अपना आंसर जो लिख के आओगे वो क्या होगा, गलत होगा। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ना वो कुछ ऐसा था कि हमारा जो फंक्शन है वो ऐसे डिफाइन था, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। और मैंने आपको हमेशा यही बताया है कि आप अपने फंक्शन को अच्छे से समझा करो कि डिफाइन कैसे है और कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। अब देखो हमारी इनपुट क्या है, 0 to पाई बाई 2, मतलब 0 से लेके 90 तक। और आपको पता है 0 से 90 अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट्स बनाऊँ, 0 90 180
270 और इसको आप 360 भी बोल सकते हो। तो 0 to 90 क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है, अगर मैं आपको वैल्यूज़ दिखाऊं साइन की, कुछ ऐसी हैं, 0 पर 0 है, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2, 90 पर 1। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। मतलब x जो है हमारा वो 0 और 90 वैल्यू ही ले सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर साइन को साइन से कट कर दिया। बट अगर यहाँ पर हमारा फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाए, देखो क्वेश्चन आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बट ये मैं आपको एक ये बात समझ लो कि यहाँ बोनस पॉइंट बता रहा हूँ, एक बोनस क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इनपुट क्या है 0 to पाई, मतलब 0 to 180। अब क्वेश्चन मतलब जो हमारा फंक्शन है वो ऐसे ही डिफाइन है। अब ये जो फंक्शन, अब देखो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, बट ये फंक्शन 1 1 नहीं है। मैं आपको अपनी बात विद प्रूफ क्लियर भी कर दूंगा। अब देखो f ऑफ 0 मतलब साइन 0 कितना होगा, 0 आप सभी को पता है। f ऑफ 180 मतलब पाई साइन 180 कितना होगा, ये भी 0। अब आपके सामने ही है, आपको पता है कि देखो 1 1, देखो अगर मैं इसको डायग्राम पे बनाऊं तो यहाँ पर मैंने 0 लिया और 180 लिया, क्योंकि ये हमारी इनपुट है। अब दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 0। मतलब 0 भी 0 आंसर दे रहा है, 180 भी 0 आंसर दे रहा है, मतलब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज। तो इट इज़ नॉट 1 1 क्लियरली। तो इसलिए देखो, अगर ये जो हमारा क्वेश्चन था ये 1 1 क्यों है, मैंने यहाँ पर साइन से साइन क्यों कट कर दिया, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सामने सभी वैल्यूज़ हैं, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके सामने ही आंसर है। ये हमारा x की वैल्यू है, x 0 भी ले सकता है, 30, 45, 60 और 90, सब पर डिफरेंट आंसर है। तो क्लियरली देखने में पता लग रहा है कि ये फंक्शन 1 1 है, तो इसलिए मैंने साइन टू साइन से कट कर दिया। बट आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आप साइन को साइन से हमेशा कट नहीं कर सकते। इसको कट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो इसे मैंने कट कर दिया। अगर ये ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो बोनस पॉइंट है ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप एक बोनस क्वेश्चन और कवर कर सकते हो। इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने सिंपली करना है साइन को साइन से कट कर दो, कट कर दो, क्वेश्चन आपके सामने है, फंक्शन 1 1 है। बट ये मैंने आपको अपनी तरफ से समझाया ताकि आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब क्लियरली हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 हो चुका है। अब देखो हमें दूसरा फंक्शन भी देखना है। अब देखो जी जो हमारा फंक्शन है वो भी ऐसा ही है, वो भी 0 to π/2 टू r डिफाइन है। अब gx भी डिफाइन कैसे है उसको भी अच्छे से समझेंगे। वो कैसे डिफाइन है, gx इज इक्वल टू cos x। जैसे fx था sin x, तो ये क्या है cos x। और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 0 to π/2 टू रियल नंबर, मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में से रियल नंबर तक डिफाइन है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे आपको पता है, लेट x1 एंड x2 ये दोनों एलिमेंट्स बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब ये दोनों कहाँ से आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में से। और हम क्या सपोज करेंगे, लेट इनकी इमेजेस क्या हैं, सेम, gx1 इक्वल टू gx2। तो इसका आंसर कितना आएगा आपको पता है, cos ऑफ x1। इसका आंसर कितना आएगा, cos ऑफ x2। ठीक है, अब आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, आप कट कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, x1 इक्वल टू x2। अब क्लियरली इमेजेस सेम थी, एलिमेंट्स भी क्या आ गए, सेम। मैं आपको पहले भी हमेशा समझाया, आपको दोबारा बता देता हूँ। इमेजेस सेम थी, अगर एलिमेंट सेम नहीं आएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, दोनों की सेम इमेज तो फंक्शन नॉट 1 1। और अगर इमेजेस सेम थी, एलिमेंट भी सेम आ गए तो इट इज़ 1 1। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं g इज़ 1 1। अब देखो इस क्वेश्चन में भी आपने ध्यान रखना है कि मैंने cos को cos से सिर्फ इसलिए कट किया क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अगर यहाँ पर हमारी जो इनपुट है, मतलब हमारी डोमेन है, ये थोड़ी चेंज होती तो मुझे क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग इसको चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं, जो हमने साइन वाले क्वेश्चन में भी किया था। अब देख लो इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या है, हमारा फंक्शन जो है वो कैसे डिफाइन है, पहले उसको लिखते हैं f+g। अब ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है आपको पता है, 0 to π/2 टू रियल नंबर, क्योंकि f भी इसी पर डिफाइन था और g भी इसी पर डिफाइन था। तो दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो हमारी जो इनपुट और आउटपुट, मतलब डोमेन और को डोमेन, वो क्या रहेगी, सेम। अब देखो हमारा फंक्शन डिफाइन कैसे होगा। अब आपको पता है f+g के आगे अगर हम x लगाएंगे तो इसका क्या मतलब बनेगा, fx + gx। अब fx का आंसर कितना है, sin x, और gx का आंसर कितना है, cos x।
तो इस तरह से जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिफाइन है। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये 1 1 नहीं है। अब आपको पता है 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि हर एक x में जितने भी एलिमेंट, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो फॉर 1 1, ठीक है। अब देखो इसके लिए ना मुझे क्लियरली पता है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इसको हमें प्रूव करना है कि 1 1 नहीं है। दैट मीन्स जब भी हमें किसी क्वेश्चन को ये प्रूव करना होता है कि वो 1 1 नहीं है, तो हमें कोई एग्जाम्पल ढूंढनी होती है जो हमें ये प्रूव कर दे कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है। अब वैसे तो मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि देखो टेबल पे कि इन दोनों का ना आंसर सेम आ सकता है। देखो 0 + 1 कितना होगा 1, 1 + 0 कितना होगा 1। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, अब मान लो लेट x1 = 0। अब 0 जो है आपको पता है हमारे इनपुट में से है, मतलब हमारी डोमेन में से है। सिमिलरली आप लेट x2 दूसरा एलिमेंट ले लो, वो क्या है 90, मतलब π/2, मतलब 0 to 90 में से ये भी है। आप यहाँ मेंशन कर लो 90 = π/2। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, बारी बारी से चेक करते हैं। अब देखो f + g x1, मतलब f + g 0। अब इसका आंसर कितना आएगा, sin 0 + cos 0, क्योंकि यहाँ पर अगर x है तो कितना आंसर आता है sin x + cos x, तो sin 0 + cos 0। अब देखो sin 0 का आंसर कितना है 0, cos 0 का आंसर कितना है 1, मतलब 1। दैट मीन्स देखो f + g, आप यहाँ पर x1 लिख लो, आगे फिर मेंशन कर दो कि अगर यहाँ पर मैं 0 फिल करूँ तो कितना आंसर आ रहा है 1। सिमिलरली f + g x2, मतलब f + g 90 डिग्री, इसका आंसर कितना आएगा इस अकॉर्डिंग sin 90 + cos 90। अब क्लियरली देखो sin 90 कितना है 1, cos 90 कितना है 0, जो आपको बोल रहा था 0 1 1 0। तो अगर इनको ऐड करो कितना आंसर आएगा 1। तो अगेन आपके सामने है, देखो f + g x2 = f + g 90, इसका आंसर भी कितना आ रहा है 1। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो मैं आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो x1 कितना है हमारा 0 और ये कितना है हमारा 90। अब हमने यहाँ पर 0 फिल किया था फंक्शन में, तो उसका आंसर भी कितना आया 1, और 90 फिल किया उसका भी आंसर कितना आया 1। अब क्लियरली देखो x1 ≠ x2, क्योंकि 0 कभी भी 90 के इक्वल नहीं है, बट जो उनकी इमेजेस हैं, मतलब ऐसे करके ये दोनों क्या आ रही हैं सेम। एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इमेजेस क्या आ रही हैं सेम। एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इमेजेस क्या आ रही हैं सेम। तो देयरफॉर f + g of x is not 1 1, क्योंकि 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि सभी डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब क्लियरली यहाँ पर इन दोनों की इमेज क्या आ रही है सेम आ रही है, मतलब 1 आ रही है, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ क्लियरली नॉट 1 1। अब देखो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की जितनी भी मिसलेनियस एग्जाम्पल थी इस चैप्टर की, मैंने आपको फुल डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि मैं आपको ईजी से ईजी वे में समझा भी पाऊँ। और क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े थ्योरेटिकल हैं, तो मैं आपको अच्छे से इसको विजुलाइज भी करवा पाऊँ, ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाओ। अब ये क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि इन ऐसी एग्जाम्पल्स में से काफ़ी और क्वेश्चन भी निकल सकते हैं, मतलब 1 मार्क के 2 मार्क के। तो इस क्वेश्चन को भी छोटा किया जा सकता है। वो पूछ सकते हैं कि f(x) = sin x + cos x, ये चेक करो कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, आपके सामने ही है, इट इज़ नॉट 1 1। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस निकल सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।